जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो वेडनेसडे को हम जो नॉलेज शेयरिंग का आपके लिए सेशन लेके आते हैं हमारे चैनल पे, उसी सिलसिले में आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। वैसे आपका इकोनॉमिक का टॉपिक बनता है अगर स्टैटिक जीके की बात करूं, लेकिन हम इन जनरल यहाँ पे जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि रेपो रेट हो गया, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एसएलआर, सीआरआर, उन सब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अर्थव्यवस्था के नज़रिए से बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो का जो मेन आपका पर्पज़ होगा ये हुआ कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी के जो कीवर्ड्स हैं ये समझाया जाए कि क्या ये आरबीआई जो होता है कि महंगाई को कैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से कंट्रोल करता है, और क्या वाकई में पैसा छापने से गरीबी को मिटाया जा सकता है। इन दोनों ही पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कुछ कीवर्ड्स को भी समझेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन मेन जो है आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को ईजी से इसी भाषा में समझाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। देखो, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो ये आपकी हिंदी में इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो ये आपकी होती क्या है? नॉर्मली आपका मौद्रिक नीति, ये जो इंडिकेटर होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि आपके लिए जो बैंक होते हैं वो होते हैं एसबीआई, आपका आईसीआईसीआई, जो आप जिससे आप जाके लोन लेते हो या आपका पैसा लेते हो। ठीक है, तो आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक होता है और ये उन सब बैंकों का बैंक होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका, जैसे अगर ये है एसबीआई एक बैंक है, ठीक है, आप मान के चलो यहाँ पे एक पंजाब नेशनल एक बैंक है, और आपका मान के चलो यहाँ पे एक आईसीआईसीआई एक बैंक है। ठीक है, तो ये जो बैंक होता है आपका, ये जो बैंक है, इससे हम लोग जाके, जो कस्टमर होते हैं, आप या मैं, ये जाके यहाँ से पैसा लेते हैं इन बैंक से। और इनको कहाँ से पैसा मिलता है? इनको पैसा मिलता है आरबीआई से। तो आरबीआई को हम कह सकते हैं ये क्या है? बैंक ऑफ द बैंक है। हमारे लिए तो बैंक होते हैं ये, लेकिन ये क्या होता है? बैंकों का भी बैंक होता है। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ द बैंक कहलाता है। ठीक है, इसको कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा सकता है, लो लेवल एग्जाम में, कि बैंक ऑफ द बैंक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उसका? आरबीआई। ठीक है, अब देखो, मेनली जो बैंकों का बिजनेस होता है वो क्या होता है? अगर आप किसी भी बैंक के बिजनेस को समझने की कोशिश करोगे तो बैंक का केवल काम होता है कि आप या मैं जो उसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं, उस पैसे को वो इकट्ठा करके क्या करता है? लैंड करता है, यानी लोन प्रोवाइड करवाता है। तो उस पर जो इंटरेस्ट वो लेता है, वो इंटरेस्ट क्या होता है? उसकी जो कमाई होती है। ठीक है, मेनली आपकी जो इंटरेस्ट होती है वो क्या होती है? उसकी कमाई होती है किसी भी बैंक की। ठीक है, तो बैंक की जो आपकी बैलेंस शीट होगी, जो उसके प्रॉफिट होगा, वो उसी से आएगा कितना लोन वो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, उस पर कितना इंटरेस्ट उसने कमाया। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जो है रेपो रेट को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपकी पहली जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक जो कीवर्ड होता है वो होता है आपका रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट को आप बस एज इट इज ऐसे ध्यान रखो कि आप जब बैंक को से पैसा लेते हो तो बैंक आपको क्या करता है? बैंक आपसे ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है। वैसे ही आरबीआई जो है, जब आप पैसा देता है किसी भी बैंक को, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, एसबीआई हो या आपका पीएनबी हो, तो आरबीआई जो ब्याज लेता है, जो ब्याज इनसे वसूल करता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। बस आप बहुत ही आसान भाषा में समझो, ज़्यादा आपको उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये आप समझ लो कि जो भी बैंक को लोन देता है या पैसा देता है आरबीआई को, एंड ऑफ द डे पैसा कौन देगा? इस आरबीआई देगा, क्योंकि पैसा कौन छापता है? आरबीआई छापता है। यही पूरे पैसे को मैनेज करता है हमारी जो पूरी इकोनॉमी में, भारत की इकोनॉमी में। तो ये जो बैंकों को पैसा लेंड करता है और बैंकों से जो ब्याज लेता है वो रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट कितना हो गया आपका? 4% अभी चल रहा है करंटली। ये चेंज होता रहता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है। आज जब आप वीडियो देख रहे हो तो 4% है, कल ये 4.5 हो सकता है। तो जो बैंक आरबीआई होता है उसको चेंज करता रहता है महंगाई को काबू करने के लिए। वो कैसे करता है वो देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने आपको अभी बताया था कि बैंकों का बिजनेस क्या होता है? लोन देना। सपोज मान के चलो कि ए आदमी है, इसने लोन लिया सपोज एक बैंक से। ठीक है, इसने लोन लिया, मानो कि 1 लाख रुपए का लोन लिया इसने। अब क्या होता है, 1 लाख रुपए का जब ये लोन लेता है ये ए, तो ये क्या करता है? इससे चार्ज करता है बैंक कुछ ना कुछ परसेंटेज, 10% बेस रेट होती है। उस बेस रेट पे सपोज इसने इनसे इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, अब ऑब्वियसली कोई भी बैंक रेपो रेट से तो कम में देगा नहीं, क्योंकि इतना ब्याज तो आरबीआई को दे ही रहा है, तो उससे तो ज़्यादा ही चार्ज करेगा। जैसे यहाँ पे 10% चार्ज करता है, लोन इसने दे दिया। लोन जैसे ही लोन दिया, ए के पास 1 लाख रुपए क्या हो जाते हैं? कैश में इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैसे ही 1 लाख रुपए ए के पास कैश में आए, आपको पता होगा, बहुत ही कहते हैं कि पैसे आते ही इंसान का भाव बढ़ जाता है, और ये इकोनॉमिक में एग्जैक्टली
आपका जो है फिट होता है कि इसके पास जैसे ही 1 लाख रुपए इसके भाव बढ़ जाते हैं, अब इसकी क्या होती है, जो परचेजिंग पावर होती है, यानी कि जो खरीदने की जो क्षमता है किसी भी चीज़ को, वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पास 1 लाख रुपए सडनली कैश आ गया है। जो कैश होता है, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म में बोलते हैं लिक्विडिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरलता, जो लिक्विडिटी एक बार आपके पास आ जाती है, कैश आ जाती है, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जैसे आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए एक तरह की क्षमता आप में ज़्यादा आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 1 लाख रुपए लेके मार्केट में जाएगा, सपोज किसी शॉप पे गया, मान लो किसी एप्पल की शॉप पे जाता है, ठीक है। अब वो एप्पल की शॉप पे जाके ये बोलता है कि बड़े उससे कि मुझे 1 किलो एप्पल चाहिए। एप्पल वाले को भी पता है कि या इसको लोन मिला है, इसके पास पैसा है, इसकी परचेजिंग पावर है, तो नॉर्मली वो एप्पल बेचता था 100 रुपये में, लेकिन इसको देख के वो एप्पल बेच देता है कितने में, 120 रुपये में। अब क्या होता है कि क्योंकि इसको तो फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इसके पास क्या है, कैश है अभी, तो ये 120 रुपये में वो एप्पल खरीद लेता है। ऐसे ही अगर बी आता है लोन लेके, उसको भी वो क्या करता है, 120 रुपये में एप्पल बेच देता है। इसी से क्या होता है कि इस दुकान वाले का जो रेट होती है वो 100 रुपये एक्चुअल रेट थी जब ये बेचा करता था, लेकिन अब क्योंकि परचेजिंग पावर, मार्केट में पैसा आने से, इन जनरल मार्केट में पैसा आने से, मार्केट का मतलब इंडिविजुअली के हाथ में ज़्यादा पैसा आने से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो अब ये जो एप्पल का भाव है 100 से क्या हो जाता है, 120 हो जाता है। मतलब प्राइस जो है, जो कमोडिटी है, जो आपकी प्राइस है वो एप्पल की बढ़ गई मतलब क्या हो गया, आपकी महंगाई बढ़ गई। ठीक है, नॉर्मली इन जनरल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि किसी भी वस्तु जो उपभोग की वस्तु है, जो भी कमोडिटी है, उसकी अगर प्राइस बढ़ गई यानी कि महंगाई बढ़ गई, ओवरऑल आपकी महंगाई जो है बढ़ चुकी है। तो आपने यह देखा होगा कि रेपो रेट, अगर आप रेपो रेट से मैं इसको कैसे संभाल सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि आरबीआई को लगा, गवर्नमेंट ने सोचा कि यार महंगाई काफ़ी बढ़ रही है, आरबीआई ने सोचा कि महंगाई को कैसे कंट्रोल में किया जाए, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कर देता है रेपो रेट को 40%, 4 से बढ़ा के कितना कर दिया, 40%। अब क्या होगा, जैसे उसने 40% किया, तो अब जो लोन देगा आपको, मान के चलो यहाँ पे सी एक बंदा है जो लोन लेने जा रहा है, तो सी को अब जो लोन मिलेगा वो कितने मिलेगा, 40 से ज़्यादा पे ही मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बताया था कि बैंकों की कमाई इंटरेस्ट ही होती है, तो कमाएगा यहाँ से, तो वो सी कितने पे लोन देगा, सी को लोन देगा 50% पे। अब क्या सी 50% पे लोन लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो 1 लाख रुपए लोन लेता है तो उसको 1.5 लाख रुपए एक साल में जमा कराने होंगे, 50,000 रुपये, जो कि काफ़ी ब्याज है। तो सी क्या करेगा, लोन को रिजेक्ट कर देगा। तो सी के हाथ में क्या नहीं है, सी के हाथ में लिक्विडिटी नहीं है। जब सी खरीदने जाएगा, उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। यहाँ पे वो एप्पल जो है खरीदेगा ही नहीं, वो एप्पल की दुकान से निकल जाएगा। तो एप्पल की दुकान वाला सोचेगा कि क्या बात है यार, मेरा जो है सामान बिक नहीं रहा है, क्या महंगा ज़्यादा बेच रहा हूँ मैं, तो वो ऑटोमेटिकली सामान को बेचने के लिए उसकी रेट वापस से क्या कर देगा, 120 से 100 रुपये कर देगा। तो 100 रुपये करते ही क्या हो गया, अब किसी भी वैल्यू की, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर कम होती है तो यानी कि महंगाई कम हो गई है। तो यहाँ पे 120 रुपये से कितनी हो गई महंगाई, अब 100 रुपये हो गई। तो आपने देखा कि रेपो रेट के चेंज करने से कैसे महंगाई में फर्क आ जाता है। आरबीआई के पास यही एक चाबी होती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, यही आपकी जो होती है चाबी होती है, वो इसको करके क्या कर सकता है, रेपो रेट से महंगाई को कंट्रोल कर सकता है। ऐसी बात आती है रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट को जो होती है वो एग्जैक्टली आपकी जो रेपो रेट है उसकी रिवर्स ही होती है। अगर आप उसको समझो, मैंने रेपो रेट क्या बताई थी आपको, बैंक जब पैसा लेते हैं आरबीआई से तो उनको ब्याज देते हैं, किसको, बैंक आरबीआई को ब्याज दे रहा है, तो वो होती है रेपो रेट। लेकिन कई बार क्या होता है कि बैंकों के पास इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है, जब मैं लिक्विडिटी यूज़ करता हूँ मतलब कैश, इतना सारा कैश पैसा हो जाता है, लोन लेने वाले आदमी बहुत कम होते हैं। उस सिनारियो में बैंक क्या करता है, बैंक बोलता है कि आप अगर, अब उसने अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो गया तो बैंक क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की कोशिश करेगा, कैश को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में भेजने की कोशिश करेगा। और जैसे ही मार्केट में भेजने की कोशिश करेगा, आपको पता है मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो जनता के पास पैसा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, शूट अप हो जाएगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाएगा। तो इसके लिए जब सोचा आरबीआई ने कि यहाँ क्या किया जाए, गवर्नमेंट को इन जनरली कैश देना इंडिविजुअल के हाथ में पसंद नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, महंगाई आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, पर डिमांड जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, महंगाई आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो होता है आपका जनता को, आपका जो इन्फ्लेशन आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट ये जनरली में चाहती नहीं है ये चीज करना। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसको करने के लिए आपकी जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट कहती है कि ठीक है, बैंक आरबीआई कहता है बैंक से कि ठीक है, आपके पास पैसा है, आप उस पैसे को मेरे पास रख दीजिए वापस।
आपने मुझसे लिया 4% दिया, आप उसके पास ज़्यादा हो गया है आपके पास पैसा, आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि बैंक के पास डिपॉजिटर का एक पैसा आता है, ठीक है, डिपॉजिटर का पैसा होता है, तो उनके पास अगर पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, बैंक फिर अपना पैसा जो है आरबीआई के पास गिरवी रख देता है, ये मान के तो गिरवी रख देता है, तो फिर उसको आरबीआई जो ब्याज देता है वो हो गया मेरा क्या, रिवर्स रेपो रेट। जैसे अभी जो है आपका 3.35 शायद है, ये चेंज होता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया करंट आपका रिवर्स रेपो रेट क्या है। इससे भी क्या होगा कि लोन जो है कम से कम देगा बैंक और इन्फ्लेशन काबू में रहेगा, ठीक है। तो इन जनरल एक सेंटेंस में समझने की कोशिश करें तो रेपो रेट है वो रेट जिसपे ब्याज किसको देता है, बैंक जो है आपका ब्याज देता है, किसको ब्याज देता है, इसको, ठीक है, आरबीआई को। और रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसमें आपका जो ब्याज होता है वो किसको मिलता है, बैंक को मिलता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखो, आप इतनी सी एक चीज ध्यान रखो, रेपो रेट में ब्याज आरबीआई को मिलता है, रिवर्स रेपो रेट में ब्याज बैंक को मिलता है, ठीक है। आगे बात समझ में, आरबीआई का जो मेन काम होता है वो यही होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और आरबीआई के हाथ में क्या है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से, ठीक है। यही एक दो तरीके हैं जिससे इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अब एक इसमें और टर्म आती है आपकी सीआरआर, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो एक तरीके से ये भी एक जो आरबीआई के पास एक मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिकेटर होता है, जिसमें बैंक जो है अपना कुछ पैसा गिरवी रखता है, किसके पास, बैंक के पास। अब ये ब्याज नहीं है, ये क्या है, गिरवी रखता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि बैंक का जो मेन बिजनेस है क्या है, बैंक का मेन बिजनेस है ब्याज, ठीक है। अब अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा, जितना ज्यादा पैसा रहेगा वो उतना ही एलिजिबल रहेगा उसको ब्याज पे देने के लिए, तो बैंक ने बोला ठीक है आप ऐसा करो, 3% पैसा आप मेरे पास एज ए सिक्योरिटी मनी रखो, ठीक है। 3% पैसा आप क्या कर सकते हो, एज ए सिक्योरिटी मनी आपको मेरे पास रखना होगा, ताकि ये पैसा आप मार्केट में ना दे पाए, यानी कि कंज्यूमर्स को ना दे पाए, वरना कंज्यूमर के पास पैसा आ जाएगा तो क्या करेगा, वो किसी भी वैल्यू की जो है प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसलिए वो क्या करता है, आपसे कहता है कि आपका जो भी 3% है एनडीटीएल का, एनडीटीएल एक वर्ड आती है इसमें, नेट डिपॉजिट टाइमलाइन। अगर आपको पता होगा, मैंने आपको बताया दो तरीके का पैसा बैंक के पास आता है, एक तो बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, और एक जो डिपॉजिटर होते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, या फिर बैंक में जो आपका सेविंग अकाउंट में आप पैसा रखते हो, वो पैसा आपका क्या होता है, नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी। मतलब आप आपने जो भी पैसा नेट डिपॉजिट किया हुआ है वो कितने टाइम के लिए डिपॉजिट किया हुआ है, उसका जो भी टाइम लाइन होता है उसका 3% आपको आरबीआई को देना पड़ता है, वो होती है मेरी सीआरआर। ये सीआरआर भी चेंज होती रहती है, इससे भी जो है कहीं ना कहीं आरबीआई कोशिश करता है डायरेक्टली क्या, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कुछ पैसा 3% पैसा एटलीस्ट अगर बैंक के पास रखा हुआ है, आरबीआई के पास रखा हुआ है, तो इस पैसे को उसको रिजर्व रखना होगा, इस पैसे को वो एज ए लोन नहीं दे सकता। तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसके पास चांसेस कम है कि वो कम पैसा ही मार्केट में कैश में एज ए लोन प्रोवाइड करा सकता है, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल रहेगा। एक और आपका जो टर्म आता है वो आता है आपका एसएलआर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि 3% तो आपने रिजर्व कर दिया, लेकिन अभी भी 97% पैसा जो उसके पास एलिजिबल है वो लोन दे सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो कैंप लगा के ये सब करके आपको लोन देने लग जाएगा घर घर जाके, तो वही आपके पास कैश में पैसा आ जाएगा, और जैसे ही कैश में पैसा आएगा आपकी टेंडेंसी रहेगी कि आप जो है सामान, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और आप सामान खरीदोगे, तो वहाँ पे आपकी क्या होगी, इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाएगी। तो एसएलआर होता है आपका स्टैच्यूटरी जो होता है आपका लिक्विड रेशियो। इसका जो आपका मतलब होता है वो मेनली होता है कि आपको करना क्या है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी जो लिक्विड रेशियो होता है इसमें आपको ये करना होता है कि जो भी डिपॉजिटर का पैसा है, जो भी पैसा बैंक के पास है, उसके में कहा जाता है कि इतना पैसा आप अपने पास रखो, कम से कम रिजर्व के फॉर्म में, ठीक है, रिजर्व के फॉर्म में, कि कभी भी अगर कोई पैसा अपना मांगने आता है तो आप उसको पैसा दे सको। यानी कि टोटल मिला के आरबीआई ने जो तरीका निकाला है वो ये निकाला है कि बैंक के पास लिक्विडिटी टू प्रोवाइड लोन्स तो वो कम से कम रखी जाए। तो यहाँ पे ये जो है अभी फिलहाल एसएलआर जो है 18.5% रखा गया है। समझ में आ गया होगा आपको एसएलआर वो पैसा है जो रिजर्व रखना पड़ता है बैंक को। बैंक उस पैसे को एज ए लोन नहीं प्रोवाइड करा सकता, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स हैं वो कभी भी आपकी आके अपना पैसा मांग सकते हैं। जैसे मैं हूँ एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर एक बैंक है, बैंक के पास टोटल जो है 100 रुपये 10 लोगों ने डिपॉजिट करवाए हुए हैं, ठीक है, तो टोटल उनके पास 1000 रुपये हैं अभी राइट नाउ। अब वो 1000 में से उसको कम से कम 18% मतलब लगभग आपका जो है 20% ले लो तो आपका लगभग कितना हो गया 200 रुपये। 200 रुपये उसको एज ए
लिक्विड रेशियो रखना पड़ेगा कि इनमें से 100 वालों में से कई भी 2 बंदे अगर आ गए वापस पैसे मांगने तो उनको पैसे दे दिए जाएं। तो 1000 रुपये वो यूज़ नहीं कर सकता, किसमें एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकता लोन देने में। उसके पास केवल ऑप्शन है कि वो 800 रुपये ही लोन देने में यूज़ कर सकता है। तो इससे हुआ क्या, उसके पास कम पैसा है लोन देने के लिए, तो कम पैसा मार्केट में जाएगा, इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल रहेगा। तो आरबीआई का जो मेन पर्पज रहता है वो यही रहता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। और कैसे करता है, उसकी जो इंडिकेटर्स होते हैं या उसकी जो चाबियां होती हैं आरबीआई के पास, वो इन्हीं फॉर्म में होती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। ठीक है, यही आपकी मेनली जो चाबियां होती हैं आरबीआई के पास। ठीक है, अब आपका जो मैंने थंबनेल पर टॉपिक दिया था वो दिया था कि अब कई लोग इन जनरल इकोनॉमिक्स में जो बिल्कुल एक जनरल भाषा में अगर कहा जाए तो कहते हैं यार कि अगर इतनी ही गरीबी है, हमारे पास इतने ही पैसों की कमी है, तो हम नोट क्यों नहीं छाप लेते। ठीक है, हम, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या है, आप नोट छाप लो जितने आपको नोट छापने हैं। ठीक है, नोट छाप लो और उसके बाद आपकी गरीबी क्या है, कम हो सकती है। इस टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में आप समझाने की कोशिश करते हो कि नोट छापने से होता क्या है। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, कैश ही प्रॉब्लम है। एंड ऑफ द डे क्या है, आपकी कैश ही प्रॉब्लम है, चाहे वो लोन की फॉर्म में आए या फिर वो आपकी जो है आपके नोट छापने की फॉर्म में आए। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिमांड कंसेप्ट में समझो। देखो, फॉर एग्जांपल मान के चलो, आपका जो है एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि एक एप्पल की शॉप है। ठीक है, एप्पल की शॉप पे आपके पास 4 एप्पल बिकने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, अब जब पैसा नहीं है मार्केट में, नोट छापे ने आरबीआई ने, सबके पास 10-10 रुपए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, ए और बी, दोनों के पास 10-10 रुपए हैं और ये जाते हैं 10 रुपये। तो ये इसने अभी जो प्राइस रखी हुई है वो रखी हुई है 10 रुपीज़ एप्पल की प्राइस रखी हुई है। ठीक है, जैसे इसने 10 रुपीज़ एप्पल की प्राइस रखी हुई है तो होता क्या है, यहाँ पे या तो ए जाएगा, बी जाएगा, एप्पल इससे परचेस कर लेगा, इनका काम हो जाएगा। लेकिन अब सिनेरियो देखो कि अगर आरबीआई ने नोट छाप दिए, नोट अगर छापे, जैसे ही आपने नोट छापे तो मार्केट में आएंगे ये नोट और ए को भी मिलेंगे और बी को भी मिलेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सपोज ए को 100 रुपये हो गए ए के पास, ठीक है, या बी के पास कितने हो गए, 100 रुपये हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, अब ए के पास भी 100 रुपये हैं, बी के पास भी 100 रुपये और एक सी था मानो जिसके पास कोई पैसे नहीं थे, अब उसके पास भी 80 रुपये आ चुके हैं, क्योंकि मार्केट में कैश आ चुका है, मार्केट में ज़्यादा नोट छाप दिए तो सबको पास, गवर्नमेंट ने नोट बांट दिए सबको, तो सबके पास पैसा आ गया। ठीक है, अब जैसे ही पैसा आया, एप्पल्स तो फिक्स थे, एप्पल में तो कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी 4 एप्पल ही हैं दुकान पे। अब क्या होगा कि जब इतने सारे लोग अप्रोच करेंगे तो एप्पल की डिमांड बढ़ जाएगी। सप्लाई इतनी है, सप्लाई अभी भी 4 ही है। ठीक है, और डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, वैसे डिमांड सप्लाई पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सप्लाई सेम है और किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई तो उस चीज़ की ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि अभी 3 लोग अप्रोच करेंगे, तीनों के पास अच्छा खासा पैसा है, तो क्या होगा, ये एप्पल वाला ऑटोमेटिकली अपनी रेट 10 रुपये से बढ़ा के कितनी कर देगा, 50 रुपये कर देगा। और यही होता है, यही हुआ है वर्ल्ड वाइड। जब भी आपने नोट छाप के गरीबी मिटाने की कोशिश की है या फिर महंगाई को कम करने की कोशिश की है, वो कभी भी सक्सेस नहीं हुआ है। वो केवल आपको क्या होता है, तभी पॉसिबल होता है तब आपका या तो आपकी स्टेबल इकोनॉमी हो, जैसे कि आपका डेवलप्ड कंट्री हो, या फिर आपके करेंसी की वैल्यू हो। ठीक है, जैसे डॉलर है, अगर डॉलर की वैल्यू है, अगर डॉलर आप छापते हो तो यूएस को इसका एडवांटेज शायद मिल सकता है, क्योंकि उसकी डॉलर की वैल्यू है और आप अपना जो है इंपोर्ट बिल जो है उस डॉलर से पे कर सकते हो, क्योंकि वो आपका पैसा एज इट इज करंट अकाउंट डेफिसिट में आपके काम आ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन करेंसी छापना तभी जो फायदेमंद है अगर वो एक डेवलप्ड कंट्री जैसे कि यूएस, ब्रिटेन, ये जो है ये करें। डेवलप्ड जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री जो होती है, हमारी जो डेवलपमेंट कंट्री है, उसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सप्लाई आपकी फिक्स होती है और जैसे आपने नोट छापे आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ते ही उस वैल्यू क्या है वो आसमान में पहुंच जाएंगी। आपने वेनेजुएला का एग्जांपल सुना होगा, वेनेजुएला एक छोटा सा देश है। ठीक है, आपने सुना होगा वहां पे कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे महंगाई हो गई थी। राइट नाउ हमारी जो महंगाई, रिटेल महंगाई, वो 10% के आसपास है। वेनेजुएला में 10 लाख % हो गई थी, 1 2 3 4 5 10 लाख% आपकी जो है महंगाई हो गई थी। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई थी, गवर्नमेंट ने इतने सारे नोट छाप दिए। गवर्नमेंट ने सोचा कि गरीबी मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है पैसे दे दो, लेकिन उनके पास सप्लाई चेन फिक्स थी, इन जो कमोडिटी थी वो फिक्स थी। इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि वो पैसा रद्दी के ढेर की तरह जो बिकता था, और आपको जो ब्रेड का एक पैकेट है वो 2 लाख रुपए, अगर हम इंडियन करेंसी में उसको करूँ 2 लाख रुपए का एक ब्रेड का पैकेट। सोचो इतनी महंगाई वहाँ पे बढ़ गई थी। तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए पैसा छाप के कंट्रोल करना महंगाई को पॉसिबल नहीं है। तो आपने एग्जाम्पल देखा होगा वेनेजुएला का, इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपकी जो है
हालत खराब हो गई थी। ठीक है, तो ये आपकी जो मेन चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि गरीबी आपको मिटानी है तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक साइकिल को रिवाइव करना होगा, या फिर आपको सप्लाई को जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। आप वहां से परचेजिंग पावर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सप्लाई में कैसे करोगे, सप्लाई डिमांड का मैं आपको एक सेपरेट बताऊंगा, लेकिन केवल पैसा छाप के आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर मार्केट में आ रहा है, यानी कि कंज्यूमर के हाथ में आ रहा है, तो होगा क्या कि सप्लाई अगर फिक्स है तो महंगाई क्या होगी, आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। वेनेजुएला इसका बहुत ही करेक्ट एग्जाम्पल है, जिम्बाब्वे में भी हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन वेनेजुएला आपका रिसेंट एग्जाम्पल है जहां पे महंगाई 10 लाख % आपकी बढ़ गई थी। ठीक है, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी का अपन ने जो अभी तक पढ़ा है उसको एक तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज आप करोगे मॉनेटरी पॉलिसी का, मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आपको कम करनी है रेपो रेट, ठीक है, आपकी जो भी रेपो रेट रहती है, रेपो रेट की वजह से क्या होता है, आपको जो आपका इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट रेट होती है, वो इंटरेस्ट रेट आपकी क्या होती है, फिक्स होती है। तो आपकी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाती है, जैसे आपकी इंटरेस्ट रेट डाउन होगी, इंटरेस्ट रेट सॉरी अगर आपकी इंटरेस्ट रेट अप होगी तो क्या होगा, आपकी इंटरेस्ट रेट अप होते ही आपको क्या होगा, रेपो रेट बढ़ी, इंटरेस्ट रेट भी जो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि और तो वहाँ से क्या होगा, लोन जो है कम लोग लोन लेने आएंगे, तो आपका क्या होगा, पैसा जो मार्केट में होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लिक्विडिटी आपकी कम हो जाएगी, कम लोग लोन लेंगे, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, हाथों में पैसा कम है, तो डिमांड उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। और अगर किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो सेलर होता है, सप्लाई फिक्स रहती है, सेलर क्या करता है, उसकी प्राइस को कम करने की कोशिश करता है, और जैसे ही प्राइस कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लेशन क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना केवल काम है यहाँ बैठे बैठे आरबीआई का, उससे वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट महंगाई को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। और इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाई, अगर रेपो रेट बढ़ाई तो मेरी क्या होगी, इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ये आरबीआई का मेन काम होता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना आरबीआई का जो मेन काम होता है, जिससे वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन को अटैक कर सकता है। अभी अगर आप देखोगे प्री कोविड टाइम में, अभी आप सोचोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि फिर इंटरेस्ट रेट इतनी कम कर दी है आरबीआई ने तो महंगाई बढ़ रही है। उसका कारण क्या होता है, अभी अगर आप कोविड वाले सिनारियो में देखोगे, अभी करंटली कोविड वाले सिनारियो में जितने भी गवर्नमेंट ने जो आरबीआई को रिक्वेस्ट किया, आरबीआई ने अपनी समझ से भी ये चीज़ देखी कि जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के आपके इंडिकेटर्स थे, सारे के सारे क्या कर दिया आपने, उनको गिरा दिया, रेपो रेट को भी गिरा दिया, रिवर्स रेपो रेट को भी गिरा दिया, सीआरआर को भी घटा दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन हो गया। अगर आप देखोगे लगभग अपने लाइफ टाइम लो पे अभी इंटरेस्ट रेट चल रही है। उसके कारण क्या हुआ, लोन जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेने लगे। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा लोन लेने लगे, लोगों के पास कैश आ गया, लोगों के पास कैश आ गया, लिक्विडिटी बढ़ गई मार्केट में। ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, आपकी लिक्विडिटी बढ़ गई तो उसकी वजह से डिमांड आपकी जो है किसी भी चीज़ की जो होगी क्या होगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ते ही सप्लाई अगर फिक्स है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो आपकी जो है इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे ये मेक श्योर करना था कि लिक्विडिटी कैश रहे पास, क्योंकि कोविड ऐसा सिनेरियो था जहाँ पे मेडिकल आपको खर्चा काफ़ी करना होता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको पैसा आपके पास होना चाहिए। इसलिए इस तरीके का जो है मेजरमेंट गवर्नमेंट की तरफ से और आरबीआई की तरफ से कंबाइंड लिया गया था। ठीक है, तो मेनली मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि कैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इन इंडिकेटर से खेल के आप इंटरेस्ट रेट से खेल सकते हो, और इंटरेस्ट रेट को जैसे आप चेंज करोगे तो सारे इंडिकेटर आपके करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाते हैं और आपकी इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाती है। ठीक है, अब मेनली क्या होता है आपका कि कई बार ऐसा लगता है कि क्या इन्फ्लेशन जो है गलत होता है, इन्फ्लेशन बढ़ना तो गलत बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, इन्फ्लेशन बढ़ना भी कई बार अच्छा होता है इकोनॉमी के हिसाब से। वैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाएगा, यानी महंगाई बहुत ही कम हो जाएगी, मतलब अगर आज आगे महंगाई 2% या 1% पे रह जाती है, जिसको हम कह देते हैं कई बार डिफ्लेशन, कि अगर 0% ही नेगेटिव में आ गई आपकी महंगाई, जिसको कह देते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा किसी और नॉलेज शेयरिंग सेशन में, लेकिन डिफ्लेशन हो जाए ये भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एंड ऑफ द डे अगर महंगाई नहीं है, महंगाई होती है तो आप खरीदते हो, वो पैसा कहाँ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पास जाता है, वो अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, सप्लाई बढ़ती है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपने डिफ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन का मतलब इतनी सस्ती चीज़ें हो गई, तो फिर कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और आपका जो इकोनॉमिक्स जो आपकी चलती है वो भी गड़बड़ा जाएगी। तो महंगाई भी होनी चाहिए, लेकिन डिमांड और सप्लाई का जो है क्या होना चाहिए,
आपका मेजरमेंट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को एक बार जब डिमांड सप्लाई वाला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को भी एक बार समझ लेंगे। और एक जो टॉपिक वहाँ समझेंगे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एक जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का जो टॉपिक होता है वो भी काफ़ी कंफ्यूज करता है कि इंटरेस्ट रेट नेगेटिव कैसे हो सकती है, ठीक है। जापान का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डिफ्लेशन का एग्जाम्पल भी नॉर्मल जापान का ही लिया जाता है और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का भी जो एग्जाम्पल वो जापान का ही लिया जाता है। उस वीडियो में हम उस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज का वीडियो बना दूंगा ताकि कंटिन्यूएशन में आपका ये टॉपिक चला जाए, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो को आप देखना। कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ के बताना। तो हमारा ये नॉलेज शेयरिंग का जो है तीसरा चौथा वीडियो था, और जो भी मैंने अभी तक वीडियो बनाया उनके मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दूंगा, आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो। तो मेनली ये जो वीडियो हमने डिसाइड किया है नॉलेज शेयरिंग का, इसमें मिसलेनियस टॉपिक का होगा, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि स्टैटिक जीके का ही कोई टॉपिक लें ताकि वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में भी जो है फ़ायदा करे और मेनली आपकी समझ जो है उस टॉपिक की वो जो है इम्प्रूव हो, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे लिए लाइक जरूर एक कर देना, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।